विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस के एक्सप्लोरेशन बुक के चैप्टर नंबर 9 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर। यहाँ पर मैटर के एटॉमिक फाउंडेशन के बारे में बतलाया गया है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमारी एनसीईआरटी हमें क्या बतला रही है। इन चैप्टर 8 जर्नी इनसाइड द एटम यू एक्सप्लोर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी चैप्टर 8 हमारा जो था जर्नी इनसाइड द एटम, ये चैप्टर का नाम था। इसमें आपने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। You also studied subatomic particles, namely electrons, protons and neutrons in terms of their discoveries, properties and locations in the atom। तो इस चैप्टर में हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ा। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा। उनकी डिस्कवरीज कैसे हुई, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उनका जो एटम में वो किस जगह पर लोकेटेड है, उनके लोकेशन के बारे में भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। You also learned that atoms with an octet of electron in their valence shells are stable, यानी जो वैलेंस शेल होता है, यानी जो आउटर मोस्ट शेल होता है, तो वहाँ पर अगर किसी एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और बात करें पहला के शेल वाले में, तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास में होना चाहिए, तब जाकर के ऑक्टेट पूरा करता है और वो जो एटम है वो स्टेबल हो जाता है। Atoms can lose, gain or share electrons to achieve an octet of valence electrons। तो यहाँ पर जो वैलेंसी यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, जिससे क्या होता है वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो और जो यहाँ पर वैलेंसी वो पूरा हो सके, वैलेंस हो सके, जो एटम है हमारा वैलेंस हो सके। आगे लिखा है यू हैव ऑल्सो लर्न दैट मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट रिटेन्ड व्हेन दे फॉर्म द कंपाउंड। तो यहाँ पर जो एलिमेंट होती है, एलिमेंट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन जब वो कंबाइन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें रिटेन नहीं कर पाते हैं वो। For example, hydrogen and oxygen are gases, whereas the substances formed when they combine is water, which is a liquid at ordinary temperature। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? गैसेस हैं, लेकिन ये जब कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसे कि हम वाटर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला H2O है, तो ये वाटर जो है कम्प्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस हो जाता है। वाटर गैस नहीं है, जबकि वाटर जो है वो एक वाटर है, उसका जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर एक फ्लूइड की तरह ये वर्क करता है, यानी कि ये वाटर अलग सब्सटेंस हो गया, गैस अलग था और वाटर अलग सब्सटेंस बन गया। एटम तो आखिर सेम ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, लेकिन जब कंबाइन हो गया तो प्रॉपर्टी अलग हो गई। Interestingly, water does not have the same properties as hydrogen और ऑक्सीजन। तो यही लिखा है कि जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ थी उससे बहुत ही अलग वाटर की प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोजन गैस इज combustible and oxygen support combustion, whereas water neither burns nor helps in burning, rather it extinguishes fire। तो यहाँ पर लिखा है कि हाइड्रोजन गैस जो होता है ये कम्बस्टिबल सब्सटेंस है और ऑक्सीजन जो है कम्बशन यानी कि उसको जलने में सपोर्ट करता है, जबकि वाटर की बात करें तो ये ना ही जलने में हेल्प करता है और ना ही ये जलने वाला सब्सटेंस है, जबकि ये जस्ट ऑपोजिट सब्सटेंस है, यानी जो सब्सटेंस जल रहा है उसको बुझाने में ये हेल्प करता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह इसका यूज़ किया जाता है। However, it was found that the mass of the water formed equal to the sum of the masses of the hydrogen and oxygen that combined to form it। तो यहाँ पर मास की बात करें तो मास जो वाटर का होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास होगा उसको जब कंबाइन करेंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन वाला मास हमारा वाटर का होगा, यानी वाटर का मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइंड मास के बराबर होगा। Let us explore
whether the mass remains unchanged during physical and chemical changes। तो अगर फिजिकल और केमिकल चेंज होता है तो उस केस में मास अनचेंज रहता है या नहीं होता रहता है, इसके बारे में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, थिंक ओवर इट, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे और सोचेंगे। वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, आर ऑल दीज सैम्पल्स ऑफ वाटर केमिकली आइडेंटिकल। तो वाटर डिफरेंट सोर्सेज से हमें मिलते हैं, कभी कुआं से मिलेगा, कहीं आप झरने से वाटर गेन करोगे, बोरिंग का वाटर गेन करते हैं। तो अलग अलग जगह पर वाटर के सोर्सेस अलग अलग हैं, लेकिन ये जो सैंपल आपने गेन किया है ये केमिकली एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं या नहीं। तो ऑब्वियसली आइडेंटिकल होते हैं, चाहे दुनिया के किसी कोने से आप पानी लेकर के आओ, सब में वाटर का कॉम्बिनेशन वैसा ही होगा, यानी H2O ही होगा, यानी हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ही होगा। फिर आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑक्सीजन इज समटाइम्स रिप्रेजेंटेड एज O एंड समटाइम्स एज O2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज सिंबल्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज डिजॉल्व्ड सॉल्ट इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट शुगर डज नॉट। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर एक्टिविटी 9.1। इसमें क्या लिखा है, लेट अस इन्वेस्टिगेट अ फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। प्लेस क्लीन एंड ड्राई 100 मिलीलीटर बीकर ऑन अ डिजिटल वेइंग मशीन। तो ये डिजिटल वेइंग मशीन है जिसमें कि 100 मिलीलीटर का एक साफ और क्लीन, एक साफ मतलब यानी कि क्लीन बीकर रखा हुआ है जो 100 मिलीलीटर का है। और इसके बाद में यहाँ जो बैलेंस रीडिंग है इसको 0 पर हमें रीसेट करना है, बटन को 0 पर रीसेट करना है। यहाँ 55 दिख रहा है, इसको 0 पर रीसेट करेंगे। इसके बाद इसमें 50 मिलीलीटर पानी इस बीकर में हम लोग फिल करेंगे और उसके बाद एक स्पैचुला, हम लोग इस एक स्पैचुला भर करके हम लोग नमक, 1 चम्मच नमक डाल देंगे इस वाटर में। और उसके बाद में जो रीडिंग होगी वेइंग मशीन की उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ना। उसके बाद क्या करना है, स्विल अंटिल द एडेड सॉल्ट डिजॉल्व एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और उसको तब तक मतलब अच्छे से मिलाना है जब तक कि इसमें जो सॉल्ट आपने ऐड किया था वो डिज़ोल्व ना हो जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब इस दौरान आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, यू मे नोटिस दैट द मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ जो सॉल्यूशन का मास होगा वो मास, वाटर का जो मास होगा और सॉल्ट का जो मास होगा दोनों के मास के इक्वल होगा, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। दिस शोज दैट देयर इज प्रैक्टिकली नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे हमें ये पता चला कि जब यहाँ पर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर मास में कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी कि ये फिजिकल चेंज है, कोई भी चेंज यहाँ देखने के लिए नहीं मिला। दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल फिजिकल चेंजेस। तो यहाँ जितने भी फिजिकल चेंजेस होंगे उसके लिए ये जो प्रोसेस है ये ट्रू है। You can repeat the above activity by weighing a piece of paper before and after tearing it into pieces and observe whether its mass changes or not। तो आप इस तरह से और भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि आपके पास कोई पेपर का पीस है, आप उसको पहले बिना फाड़े हुए उसको वेट करो और उसके बाद में उसको टीयर करके अच्छा से फाड़ो, उसके बाद में वेट करो। तो आप इसी तरह की कोई उसके मास में कोई चेंज आपको नहीं दिखलाई पड़ेगा। Now let us find out whether दिस इज़ ट्रू फॉर केमिकल चेंजेस एज वेल। तो अब हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में तो देख लिए कि फिजिकली कोई चेंज नहीं देखने के लिए मिलता है। अब केमिकल चेंज के लिए भी ये बात सही है या नहीं, हम इसके बारे में इसके लिए फिर से एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। You have learned about various chemical changes. Do you remember what happened when baking soda was added into vinegar? A gas, carbon dioxide, was formed during this chemical change, and the reaction is represented as this। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर बेकिंग सोडा में हम लोग विनेगर ऐड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक गैस जिसको कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नाम से जानते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल चेंज के फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलता है जब हम लोग बेकिंग सोडा को विनेगर में ऐड करते हैं। तो इसको केमिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, विनेगर में जब हमने बेकिंग सोडा ऐड किया जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, तो इसको ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला और साथ में कुछ और सब्सटेंसेस मिले थे। अब हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, लेट अस एक्सप्लोर वेदर द मास रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। तो अब यहाँ पर चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद का जो मास है वो सेम रहता है या नहीं रहता है, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
Place a clean dry 100 milliliter conical flask and a medium sized balloon on a weighing machine. तो एक ये बलून दिख रहा है और ये 100 मिलीलीटर का कोनिकल फ्लास्क है, इसको वेइंग मशीन पर रखा गया है। अब जो वेइंग मशीन है उसका जो रीडिंग है वो 0 पर हमें फिर से रीसेट बटन को रीसेट करके 0 पर ले आना है। अब क्या करना है, 20 मिलीलीटर विनेगर या फिर लेमन जूस को हमें कोनिकल फ्लास्क में डालना है। अब 2 ग्राम बेकिंग सोडा लेना है और इसको ये जो बलून है बलून में डालना है। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसको इस बलून में हम फिल करेंगे। कीप द बलून फिल्ड विथ बेकिंग सोडा ऑन द वेइंग बैलेंस नेक्स्ट टू द कोनिकल फ्लास्क। तो इसको बेकिंग सोडा से फिल करके जो कोनिकल फ्लास्क है उसके बगल में रखेंगे। रिकॉर्ड द इनिशियल रीडिंग, उसके बाद जो भी रीडिंग आएगी इनिशियल रीडिंग उसको रिकॉर्ड करना है। Carefully transfer the baking soda from the balloon into the conical flask containing vinegar। तो अब इसके बाद क्या करना है, जो इसमें हमारा बलून था, बलून में जो बेकिंग सोडा था उसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देना है। इस कोनिकल फ्लास्क में पहले से ही विनेगर था। अब इस कोनिकल फ्लास्क को और जो बलून है उसको वेइंग मशीन पर दोबारा रखना है, जैसे यहाँ पर रखा गया है, और इसके बाद में दोबारा उस रीडिंग को रिकॉर्ड करना है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आर द इनिशियल एंड द फाइनल रीडिंग्स आर सेम। तो इनिशियल फाइनल रीडिंग सेम थी या नहीं थी। द ब्रिस्क इफरवेसेंस इज ऑब्जर्व। तो आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जैसे ही दोनों को आपने ऐड किया तो यहाँ पर ब्रिस्क इफरवेसेंस आपको देखने के लिए मिले। द फाइनल रीडिंग डज नॉट मैच द इनिशियल रीडिंग। तो यहाँ पर ये जो फाइनल रीडिंग थी वो इनिशियल रीडिंग से मैच नहीं की। तो इसके पीछे का क्या रीज़न था। रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट इन अ स्लाइडली मॉडिफाइड वे एज एक्सप्लेन बिलो। तो इसको फिर से मॉडिफाइड वे में फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। लिखा है प्लेस अ क्लीन ड्राई 100 मिलीलीटर कोनिकल फ्लास्क एंड अ मीडियम साइज्ड बलून ऑन अ वेइंग बैलेंस। तो फिर से क्या करना है, 100 मिलीलीटर का कोनिकल फ्लास्क लेना है और एक मीडियम साइज़ का बलून वेइंग मशीन पर रखना है। सेट द बैलेंस रीडिंग टू 0 बाय प्रेसिंग द टेयर ऑफ रीसेट बटन। तो फिर से इसको रीसेट बटन का यूज़ करके हमको बैलेंस मशीन को 0 पर लेकर के आना है और उसके बाद 20 मिलीलीटर विनेगर या फिर लेमन जूस को हम लोग को कॉनिकल फ्लास्क में डालना है, जैसा डायग्राम में दिखलाया गया है। उसके बाद क्या करना है, 2 ग्राम बेकिंग सोडा लेना है और उसको बलून में फिर से फिल कर देना है। अब बलून को जो कोनिकल फ्लास्क है उसके माउथ पर थ्रेड का यूज़ करके उसको फिक्स कर देना है। बिना उसमें बेकिंग सोडा जो है उसको मिक्स नहीं करना है विनेगर के साथ, बस इसको इस तरीके से फिल कर देना, यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा यहीं पर है, ये इसमें इसके साथ जा कर के मिक्स नहीं हुआ है, बस यहाँ पर इसको अटैच कर दिया गया है। Weigh the conical flask containing vinegar and balloon containing baking soda and record the reading। तो अब इसके बाद में क्या करना है, इनको वे करना है, इनका मेज़रमेंट लेना है और उसके बाद जो भी रीडिंग आएगी उसको आपको नोट करना है। लिफ्ट द अदर एंड ऑफ द बलून अपवर्ड अलाउइंग बेकिंग सोडा टू फॉल इनटू द विनेगर। अब क्या करना है, ये जो बलून है इसको ऊपर के डायरेक्शन में आपको उठाना है, जिससे कि इसमें जो बेकिंग सोडा है वो हमारा जो कोनिकल फ्लास्क में विनेगर है उसके साथ में जाकर के मिक्स हो जाए, इसके अंदर जाकर के गिर जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा। As in experiment setup 1, a brisk effervescence occurs which is inflated the balloon during the reaction। तो जैसे कि एक्सपेरिमेंट 1 में हमने देखा था कि वहाँ पर ब्रिस्क एफरवेशंस देखने के लिए मिला था, तो वैसे ही यहाँ पर भी देखने के लिए मिला और इसकी वजह से ये जो बलून था, बलून इन्फ्लेट हो गया, यानी कि बलून फूल गया, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब जो फाइनल रीडिंग है उसको रिकॉर्ड करना है। तो अब इस केस में जो इनिशियल रीडिंग है और फाइनल रीडिंग है वो सेम है कि नहीं, ये आपको देखना है। इन दिस एक्सपेरिमेंट द फाइनल रीडिंग मैचेस द इनिशियल रीडिंग। तो इस केस में फाइनल रीडिंग इनिशियल रीडिंग के साथ में मैच कर गई थी। यू हैव नोटिस दैट द टोटल मास ऑफ द विनेगर एंड बेकिंग सोडा बिफोर द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जो टोटल मास था विनेगर का और साथ में बेकिंग सोडा का, विनेगर और बेकिंग सोडा का केमिकल रिएक्शन होने से पहले, वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद में किसके बराबर में आया, टोटल मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और साथ में जो अदर सब्सटेंस रिएक्शन में फॉर्म हुआ था उसके कॉम्बिनेशन के बराबर में आया है। In experimental setup 1, the mass difference occurs
because the gas produced by the chemical reaction escapes, resulting in a difference between the initial and the final readings. तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था वहाँ पे मास डिफरेंस इसीलिए आया था क्योंकि जब गैस प्रोड्यूस हुई केमिकल रिएक्शन में तो वो जो गैस है वो एस्केप हो गई, यानी कि गैस बाहर चली गई, जिसकी वजह से जो इनिशियल और फाइनल रीडिंग है उसमें हमें डिफरेंस दिखाई पड़ा। जबकि इस केस में क्या हो गया था, जो भी गैस और अदर सब्सटेंसेस बने थे वो यहीं पर इस बलून को इन्फ्लेट करने में यूज़ हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर रीडिंग सेम आया था और इससे पहले वाले केस में रीडिंग अलग अलग आया था। अब यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ था, कीप द कोनिकल फ्लास्क एंड द बलून ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस, दिस प्रिवेंट एरर्स कॉज्ड बाय स्मॉल ट्रेसेस ऑफ बेकिंग सोडा दैट मे रिमेन स्टक टू द बलून। तो यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क और बलून को डिजिटल वेइंग मशीन पर रखने के लिए यहाँ पर कहा गया था, जिससे कि जो थोड़ा बहुत जो एरर आता है एरर ना हो पाए। अगर मतलब बेकिंग सोडा जो है बलून में हो सकता है स्टक रह जाए, इसलिए यहाँ पर एरर से बचाने के लिए इसको इस तरीके से रखने के लिए कहा गया था। इस नोट में क्या लिखा है, यूजुअली इन एनी मेजरमेंट देयर इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ +1 इन द लास्ट डिजिट। तो कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो लास्ट डिजिट में +1 की अनसर्टेनिटी देखी जाती है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, +1 मतलब जनरली +1 ही देखा जाता है। देयरफॉर द वेरिएशन in reading of digital weighing balance is within experimental error and the weight can be taken as constant। तो यहाँ पर ये जो वेरिएशन दिखाया जाता है डिजिटल वेइंग मशीन की रीडिंग में वो जो है एक्सपेरिमेंटल एरर से के साथ में उसको बैलेंस किया जाता है, उसको कांस्टेंट लिया जाता है। अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है इसके बारे में बतलाया गया है। द एक्टिविटी डेमोस्ट्रेट्स दैट द टोटल मास रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, so matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. This is known as the law of conservation of mass proposed by Anthony Lavoisier in 1789। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी 9.2 हमने देखी थी उसमें ये बतलाया गया कि टोटल मास मतलब केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो मास था और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो मास था वो इक्वल था। जैसा कि यहाँ पर इन्फ्लेटेड बलून वाला हमने देखा था, दोनों केस में यहाँ पर मास इक्वल था। तो इसका मतलब जो हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैटर होता है उसको ना ही हम जब केमिकल रिएक्शन होता है मैटर का तो उसमें उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, जिसको प्रपोज कौन किया थे, एंटोनी लेवोइजियर ने प्रपोज किया था 1789 में। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट से मिलते हैं, ये है एंटोनी लेवोइजियर। एंटोनी लेवोइजियर इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। ही प्रपोज्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। दिस लॉ अप्लाइज टू एवरी केमिकल रिएक्शन। और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है हर एक केमिकल रिएक्शन पर अप्लाई होता है। लेवोइजियर कंटिन्यूड टू स्टडी दिस एंड प्रपोज्ड दैट in every operation an equal quantity of matter exists both before and after the operation। तो लेवोइजियर ने ये जो स्टडी की थी उस स्टडी को कंटिन्यू किया और उन्होंने ये बतलाया कि जितना भी ऑपरेशन होता है वहाँ पर इक्वल क्वांटिटी का मैटर अगर एग्जिस्ट करता है तो ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद दोनों जगह पर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है सेम देखने के लिए मिलती है। Let us consider the reaction between sodium sulfate and barium chloride to further verify this law। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक्टिविटी क्या है, प्लेस 2 क्लीन एंड ड्राई 100 मिलीलीटर कोनिकल फ्लास्क ऑन अ वेइंग बैलेंस एंड मार्क देम ए एंड बी। तो यहाँ पर 2 कोनिकल फ्लास्क है जिसका जो 100 मिलीलीटर का है, इसको नाम दिया गया है ए और बी और इसको वेइंग बैलेंस मशीन पर इसको रखा गया है। और ये जो वेइंग बैलेंस मशीन है इसको फिर से 0 पर सेट किया गया है। अब क्या किया गया है कि 10 मिलीलीटर यानी कि 1% जो है वो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन का कोनिकल फ्लास्क ए में डालना है। 10 मिलीलीटर डालना है कोनिकल फ्लास्क ए में और कोनिकल फ्लास्क बी जो है उसमें 10 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड का डालना है। ए में क्या डालना है,
कोनिकल फ्लास्क ए में डालना है सोडियम सल्फेट और बी में क्या डालना है, बेरियम क्लोराइड को डालना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों कोनिकल फ्लास्क ए और बी को वेइंग बैलेंस मशीन पर बिना डिस्टर्ब किए हुए रखना है और उसका जो भी मास है सॉल्यूशन का उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद में आपने रीडिंग ले ली है। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन है कोनिकल फ्लास्क बी में, उसको कोनिकल फ्लास्क ए में ट्रांसफ़र कर देना है और दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बी वाला को ए में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, नाउ प्लेस बोथ द कोनिकल फ्लास्क ए एंड बी ऑन द वेइंग मशीन बैलेंस अगेन एज शोन इन फिगर। तो उसके बाद में ऑब्जर्व, ये मिक्स करने के बाद में दोनों ही फ्लास्क को फिर से वेइंग बैलेंस मशीन पर डालना है और फिर से रीडिंग को नोट करना है। आप जब नोट करोगे रीडिंग, तो क्या इसमें कोई भी आपको चेंज दिखाई पड़ा था रीडिंग जब आपने नोट की? तो क्या हुआ, when solution of sodium sulfate and barium chloride are mixed, a white PPT of barium sulfate is formed along with sodium chloride। तो जब यहाँ पर सॉल्यूशन था सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, उसको जब मिक्स किया गया तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ जिसको बेरियम सल्फेट कहा जाता है। ये जो वाइट पीपीटी बना है ये बेरियम सल्फेट के अराउंड आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर देखने के लिए हमें मिला था। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बेरियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ हमने ऐड किया था। तो ये एडिशन वाला लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में हमने लिखा और राइट साइड में हमारे क्या सब्सटेंस मिला है, बेरियम सल्फेट मिला है और साथ में सोडियम क्लोराइड मिला है। आगे लिखा है बेस्ड ऑन द एक्टिविटी 9.2 इट वॉज एस्टैब्लिश्ड दैट वेट एंड हैंस मास इज कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो एक्टिविटी 9.2 में हमने के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मास है वो केमिकल चेंज के अलॉन्ग जो है, जब भी केमिकल चेंज होगा तो मास हमेशा कंजर्व्ड होगा, यानी केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद का मास सेम होगा। आगे है लिखा हुआ थिंक एज अ साइंटिस्ट, यू आर गिवन अ केमिकल रिएक्शन इन विच जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि जिंक जो है उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया गया है, जिससे क्या हमारे पास में बन रहा है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारा इक्वेशन के फॉर्म में है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंबाइन करवाया गया है तो हमारे पास में जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना है। डिज़ाइन एंड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मास इज कंजर्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार करना है जो कि हमें ये बताएगा कि यहाँ पर मास जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान मास हमेशा कंजर्व्ड होता है। यू में यूज़ अ सेटअप डिफरेंट फ्रॉम द दैट वन शोन इन फिगर 9.2। तो आप जैसा सेटअप हमने पहले देखा है उससे अलग सेटअप भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ नोट में क्या लिखा है कि बोथ द कोनिकल फ्लास्क ऑन द डिजिटल वेइंग मशीन इट प्रिवेंट्स द एरर caused by a small amount of solution that may remain stuck to the walls of the conical flask during transfer। तो यहाँ पर दोनों ही फ्लास्क को डिजिटल वेइंग मशीन पर रखना है ताकि किसी तरह का कोई एरर्स को प्रिवेंट किया जा सके। दिस रिएक्शन हैज़ बीन कैरिड आउट इन द ओपन सिस्टम सिंस नो गैस इज फॉर्म। तो इसको, ये जो रिएक्शन है इसको ओपन सिस्टम में भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का कोई गैस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 9.1 क्या बतला रहा है, इन अ ग्रुप एक्टिविटी स्टूडेंट्स प्लेस 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विथ 2.92 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ए क्लोज्ड कंटेनर। तो यहाँ पर एक ग्रुप स्टडी में, एक ग्रुप एक्टिविटी में एक स्टूडेंट है जिसने कि 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का लिया और साथ में 2.92 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिया और इसको जो है एक क्लोज्ड कंटेनर में रखा। आफ्टर द रिएक्शन इज़ ओवर दे मेजर्ड 1.76 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब रिएक्शन ख़त्म हो गया तो उन्होंने क्या मेज़र किया कि 1.76 ग्राम यहाँ पर कार्बन ऑक्साइड मेज़र किया, 0.72 ग्राम वाटर मेज़र किया और 4.44 ग्राम उन्होंने कैल्शियम क्लोराइड को मेज़र किया। वेरीफाई वेदर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑबेड और नॉट। तो यहाँ पर ये वेरीफाई करना है कि यहाँ पर मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इसने ऑबे किया है या नहीं किया है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे
कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है 4.0 ग्राम था, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास कितना दिया हुआ है 2.92 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो गया रिएक्टेंट का, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया 6.92 ग्राम। अब हमें रिएक्टेंट में क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला था जिसका मास कितना दिया है 1.76 ग्राम, और वाटर का मास कितना है 0.72 ग्राम, और साथ में क्या मिला था कैल्शियम क्लोराइड जिसका मास कितना है 4.44 ग्राम। तो इन सब को हम फिर से मास को ऐड कर देंगे तो टोटल मास निकल जाएगा प्रोडक्ट साइड का। तो सबको ऐड किए हैं तो ये आया है 6.92 ग्राम। तो अब टोटल मास जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट हमारा कितना आया था, रिएक्टेंट में 6.92 आया और प्रोडक्ट में कितना आया है 6.92। तो इससे हमें प्रूफ हो गया कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको ये जो इक्वेशन है ये फॉलो किया, ये रिएक्शन फॉलो किया है। अब आगे हमारे पास में फिर से क्वेश्चन है 9.2। यहाँ पर क्या किया गया है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज पर द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन जो है उसको 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद में यहाँ पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, जैसा कि इस इक्वेशन में बताया है। कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो इफ़ 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट कम्प्लीटली विथ ऑक्सीजन, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। तो अगर 2.4 ग्राम कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट करता है तो इस केस में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा ये बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 12 ग्राम कार्बन जो है रिएक्ट करेगा 32 ग्राम ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ से हम लोग 1 ग्राम जो है कार्बन के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 ग्राम कार्बन कितना गिव करेगा, कितना देगा, तो 44 डिवाइडेड बाय 12 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही हम लोग 2.4 ग्राम कार्बन के बारे में लिखा देंगे, कार्बन के बारे में चेक करेंगे तो ये कितना देगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तो ये 44 डिवाइडेड बाय हो गया 12 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 से तो ये आ गया 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर ये इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो 8.8 ग्राम है वो कार्बन डाइऑक्साइड टोटल यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। इन द अबव एक्टिविटी वी हैव यूज्ड मेनी कंपाउंड्स। तो हमने अभी जो एक्टिविटीज़ की इसमें हमने बहुत सारे कंपाउंड्स को यूज़ किया है। लेट अस लर्न हाउ दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स। तो ये कंपाउंड अब एलिमेंट से कैसे बनते हैं इनके बारे में हम देखेंगे। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर। इज देयर अ फिक्स्ड रेशियो इन विच हाइड्रोजन कैन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म इट, और कैन दे कंबाइन इन एनी रेशियो। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल वाटर का लेंगे और इसमें ये चेक करेंगे कि वाटर जो है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो एक फिक्स्ड रेशियो होता है या नहीं। ये जब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है या अलग अलग रेशियो में कंबाइन होता है। दिस आइडिया लीड्स अस टू अनदर इम्पॉर्टेंट लॉ। तो इसके बाद में हम एक और इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट लॉ जानने से पहले हम यहाँ पर एक साइंटिस्ट से मिलते हैं। ये कौन है, जोसेफ लुइस प्रॉस्ट। जोसेफ लुइस प्रॉस्ट वॉज अ प्रोमिनेंट फ्रेंच केमिस्ट नोन फॉर हिज केयरफुल एक्सपेरिमेंटल वर्क। तो ये अपने केयरफुल एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए जाने जाते थे। He contributed to the law of definite proportion by showing that chemical compounds always contain elements in fixed ratios by mass। तो इन्होंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन जो था इस लॉ को डिफ़ाइन करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और कैसे कंट्रीब्यूट किया था, इन्होंने ये शो किया कि केमिकल कंपाउंड हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में, मतलब बाय मास के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिक्स रेशियो में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉस्ट स्टडीड द कंपोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर एक कॉपर कार्बोनेट के कंपोजिशन के बारे में इन्होंने स्टडी किया था।
He showed that copper carbonate always contained copper, carbon and oxygen in the same proportion by mass, no matter how it was prepared or where it was found. तो यहाँ पर इन्होंने ये बतलाया कि कॉपर कार्बोनेट जो है हमेशा उसमें कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा सेम प्रपोर्शन में देखने के लिए मिलेगा। मास के अकॉर्डिंग सेम प्रपोर्शन में ये तीनों चीज़ें अवेलेबल रहेगी। अब कहाँ पर उसको प्रिपेयर किया जा रहा है, कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है, कहाँ से लाया गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हिज वर्क लेड एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन दैट हेल्प्ड शेप मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इन्होंने जो वर्क किया ये मॉडर्न केमिस्ट्री के फाउंडेशन के लिए बहुत ही वर्क किया था। अब आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में। Soon after, Lavoisier Joseph Prost proposed that in any compound formed by two or more elements, the elements combine in a fixed ratio by mass. तो यहाँ पर लेवोइजियर और जोसेफ प्रॉस्ट थे, इन्होंने बताया कि कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन जब होता है तो यहाँ पर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और यहाँ पर जो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे। तो मास के अकॉर्डिंग फिक्स रेशियो में हमेशा ये कंबाइन करेंगे। इन अदर वर्ड्स एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड हैव डेफिनिट प्रपोर्शंस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। तो यहाँ पर कौन से सोर्स से ये आ रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे कंपाउंड के वो एक डेफिनिट प्रपोर्शन में पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द वाटर collected from various sources such as rivers, borewell or the ocean is purified and analyzed, it always found that to contain hydrogen and oxygen in a mass ratio of 1:8. What does it convey? तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, वाटर को बहुत अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट किया गया, जैसे कि रिवर से कलेक्ट किया गया, बोरवेल से कलेक्ट किया गया, इवन ओशियन से भी कलेक्ट किया गया। उसके बाद उसको प्यूरिफाई करके एनालाइज किया गया। तो यहाँ पर देखा गया कि जो इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है हर जगह के वाटर में मास के अकॉर्डिंग सेम रेशियो में दिखलाई पड़ा, यानी 1:8 के रेशियो में ही हर जगह से लाया गया वाटर का रेशियो देखा गया। हमेशा ये 1:8 के रेशियो में ही पाया गया। तो इससे हमें क्या पता चला? इफ़ 9 ग्राम ऑफ प्यूरिफाइड वाटर फ्रॉम एनी सोर्स इज डिकम्पोज्ड, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। तो अगर 9 ग्राम प्यूरिफाइड वाटर का लिया जाए, किसी भी सोर्स से लिया जाए और उसके बाद में उसको डिकम्पोज किया जाएगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का और 8 ग्राम ऑक्सीजन का देखने के लिए मिलेगा। हमेशा इतना ही रेशियो में देखने के लिए मिलेगा, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन उसमें मिलेगा। दिस प्रपोर्शन इज रिटन एज 1:8। तो इस प्रपोर्शन को 1:8 में लिखा गया है। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन और समटाइम्स एज प्रॉस्ट लॉ। तो ये जो लॉ था इसको कहा गया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन या फिर इसे प्रॉस्ट लॉ भी कहा जाता है। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में क्या लिखा है? इन मेनी एंशियंट सिविलाइजेशंस रेड pigment derived from rocks was widely used in painting and as a coloring agent for various objects. तो यहाँ पर एंशियंट सिविलाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो रेड पिगमेंट होता है जो कि रॉक से डिराइव किया जाता है, इसको पेंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है एज ए कलरिंग एजेंट। तो यहाँ पर कलरिंग एजेंट के लिए कलरिंग एजेंट के फॉर्म में इसको पेंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है और वेरियस ऑब्जेक्ट को पेंट किया जाता है। इन इंडिया इट वाज नोन एज हिंगुला एंड इन लैटिन एंड इंग्लिश एज सिनेबार। तो इसको भारत में इसको हिंगुला कहा जाता है और लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज में इसको सिनेबार कहा जाता है। Over the centuries, it was discovered in many civilizations that heating a cinnabar could yield two elements, mercury and sulfur, in mass percentage of around 86.22% and 13.78% respectively. तो यहाँ पर जब डिस्कवरी हुई थी यहाँ पर इसकी बहुत सालों पहले, तो यहाँ पर जब इसको हीट किया गया था सिनेबार को, तो इसमें 2 एलिमेंट्स मिले थे, मरकरी और सल्फर। तो यहाँ पर मरकरी का परसेंटेज देखा गया तो 86.22% मरकरी इसमें प्रेजेंट था, जबकि सल्फर जो था वो 13.78% सल्फर यहाँ पर प्रेजेंट था।
Interestingly, most civilizations also found that grinding mercury and sulfur together in this ratio could form cinnabar, although the toxic nature of both prevented this process from becoming widespread. तो यहाँ पर जो जितने भी सिविलाइजेशंस थे उन सिविलाइजेशन ने ये देखा कि जब ग्राइंड किया गया मरकरी और सल्फ़र को एक साथ में जब दोनों को ग्राइंड किया गया तो ये जो रेशियो था सिनेबार का ये जो था नेचर के लिए टॉक्सिक था, although the toxic nature of both prevented this process from becoming widespread। तो ये जो वाइड होने से ये जो टॉक्सिक नेचर दोनों का था वो प्रिवेंट हो गया था। वो टॉक्सिक नेचर दोनों जो सेपरेटली टॉक्सिक नेचर के थे, लेकिन यहाँ पर जब इसको कंबाइन किया गया तो इसका जो टॉक्सिक नेचर है उसको प्रिवेंट हो गया। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, एग्जाम्पल 9.3 सोडियम कार्बोनेट कंटेन्स सोडियम एंड क्लोरीन इन द मास रेशियो ऑफ 23:35.5। तो सोडियम कार्बोनेट में यहाँ पर क्लोरीन है और सोडियम है। इसका मास रेशियो कितना है 23 है मास सोडियम का और क्लोरीन का है 35.5। इफ़ 46 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट कम्प्लीटली हाउ मच क्लोरीन इज़ नीडेड टू फॉर्म NaCl। तो अगर यहाँ पर सोडियम जो है 46 ग्राम सोडियम कम्प्लीटली रिएक्ट करता है तो कितना क्लोरीन की ज़रूरत होगी ताकि सोडियम क्लोराइड बन जाए। तो मास यहाँ पर क्लोरीन कितना मास क्लोरीन का ज़रूरत होगा तो 35.5 को हम लोग 23 से जब डिवाइड कर देंगे और साथ में 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मास निकल जाएगा। तो ये मास कितना आ गया है 71 ग्राम। अब यहाँ पर आपको सोचने के लिए कह रहा है atoms could combine in any ratio and now in a fixed ratio not in a fixed ratio। यानी एटम जो है हमने अभी तक पढ़ा कि कंबाइन रेशियो में मिलता है। तो अगर यहाँ पर कंबाइन रेशियो में नहीं मिला, किसी फिक्स्ड रेशियो में नहीं होगा कंबाइन, तो क्या होगा, हाउ वुड दिस इफेक्ट द सब्सटेंसेस अराउंड। तो हमारे अराउंड जो भी सब्सटेंसेस है उसको कैसे वो इफ़ेक्ट करेगा ये सोचने के लिए कहा जा रहा है। चलिए अब ये तो हम सोचते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। द टू लॉस डिस्कस्ड हियर फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अभी तक हमने दो लॉ के बारे में पढ़ा है, तो ये जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बेस पर बने हैं। दिस थ्योरी अटेम्प्ट्स टू लॉजिकली एक्सप्लेन व्हाई सब्सटेंसेस कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन एंड व्हाई देयर इज़ नो लॉस और गेन ऑफ मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो थ्योरी है ये लॉजिकली इस बात को एक्सप्लेन करती है कि क्यों कोई सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन करता है तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करता है, और क्यों यहाँ पर कोई भी लॉस या गेन मास का नहीं देखा जाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो मास का कोई लॉस और गेन क्यों नहीं होता है। Dalton later explained these by proposing that during a chemical reaction atoms are indivisible and merely rearranged rather than being created or destroyed। तो डाल्टन जो थे उन्होंने बाद में ये एक्सप्लेन किया और प्रपोज किया कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं और मियरली रीअरेंज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, रैदर दैन वो उनको आप क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय कर पाओ। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। जॉन डाल्टन प्रपोज्ड हिज एटॉमिक थ्योरी इन टर्म्स ऑफ सर्टेन पॉस्टुलेट्स। तो इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी को कुछ पॉस्टुलेट्स के थ्रू बतलाया है। दिस पॉस्टुलेट्स कंबाइन अर्लियर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड सर्व्ड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी। तो ये जो पॉस्टुलेट थे ये कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंबाइंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया और इसके बेसिस पर उन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी दी है। A postulate is a fundamental assumption accepted as truth without formal proof from which further ideas are formed or developed। तो ये जो postulate होता है ये एक fundamental assumption होता है जिसको कि हर जगह पर एज अ प्रूफ एक्सेप्ट किया जाता है और इससे फर्दर आइडिया को जो भी आइडियाज़ होते हैं उसको डेवलप किया जाता है। तो डाल्टन का जो पॉस्टुलेट था वो क्या है। पहला पॉस्टुलेट है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। तो जो भी मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं जैसे कि हम एटम के नाम से जानते हैं, और ये जो एटम है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा पॉस्टुलेट क्या है। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारा एटम्स होता है
वो जो मतलब एटम जो होता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, जो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में उसको ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। थर्ड पॉस्टुलेट है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो कोई भी एटम जो है, एक एलिमेंट का जो एटम होगा वो मास में आइडेंटिकल होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। अगला पॉस्टुलेट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अलग अलग एलिमेंट का जो मास होगा वो जो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका मास अलग होगा और साथ में केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। यानी जब एटम जब कंबाइन करते हैं किस रेशियो में, सिंपल होल नंबर के रेशियो में, तो यहाँ पर ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अगला पॉइंट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो यहाँ पर जो रिलेटिव नंबर हो गया और जो किस तरह का एटम है ये जो है कांस्टेंट होते हैं। कोई भी कंपाउंड जो दिया गया उसमें ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। डाल्टन्स पॉस्टुलेट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम्स एंड देयर बिहेवियर। तो ये जो डाल्टन का पॉस्टुलेट था ये मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग, एटम का जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है और एटम का क्या बिहेवियर है उसके बेसिस पर ये जो पॉस्टुलेट है उन्होंने डाल्टन ने दिए थे। For example, hydrogen and oxygen atom combine to form water, but the atoms themselves are not destroyed or changed into something else. तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जब ये एटम ये जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद इनको डिस्ट्रॉय होना चाहिए था ना, तो ये ना डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही किसी और कंपाउंड में ये चेंज होते हैं। सिमिलरली व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्स। तो इसी तरीके से जब मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया जाता है तो वाइट कलर का पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट कलर का पाउडर बन जाता है। दिस shows that the atom of magnesium have combined with those of oxygen to form magnesium oxide। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब जो एटम है मैग्नीशियम का जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ में तो यहाँ पर एक जो सब्सटेंस बना वो सब्सटेंस कौन सा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे एक और साइंटिस्ट है हमारे पास में, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड in 1793. Dalton moved to Manchester to teach mathematics, physics and chemistry at a college। तो जॉन डाल्टन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1700 यानी 1793 में। डाल्टन जो है वो मैनचेस्टर गए और क्यों गए थे, वहाँ पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक कॉलेज में पढ़ाने के लिए गए थे। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ टीचिंग एंड रिसर्चिंग देयर। उन्होंने अपना मोस्टली लाइफ जो है यहाँ पर टीच करने में और रिसर्च करने में यहाँ पर बिताया था। In 1808 he presented his atomic theory which proved to be a turning point in the study of matter। तो 1808 में इन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रेजेंट किया जहाँ से यहाँ टर्निंग पॉइंट जो मैटर की स्टडी हो रही थी वहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट देखने के लिए यहाँ पर मिला था। अब क्या लिखा है, लेट अस साइंटिस्ट डिस्कवर्ड हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, लेट अस एक्सप्लोर। तो अब हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो एटम्स हैं कैसे कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब कैसे एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसे हम देखते हैं। हाउ एटम्स कंबाइन, atoms of an element can combine to form a molecule of that element। यानी कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद उस एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 हाइड्रोजन का एटम होता है। फॉर्मूला लिखते हैं ना हम H2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का एटम होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पर जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं या फिर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 क्लोरीन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एग्जाम्पल क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन एटम जब कंबाइन करता है तो यहाँ पर ये
एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाता है। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन एटम दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी है जिसमें कि एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं और ये इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, और साथ में ये जो है वो जो सब्सटेंस है जिसको बनाते हैं उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को भी, सभी प्रॉपर्टीज़ को ये शो करते हैं। इट शुड also be remembered that some elements such as helium exist only as atom because its atom are stable। तो इसे हम रिकमेंड किया गया है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि हीलियम हो गया, तो इसमें सिर्फ एटम जो है ये यहाँ पर एटम जो है सिर्फ एक ही एटम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये जो एटम है ये एक स्टेबल होता है। तो हीलियम में एक ही एटम होता है। इन चैप्टर 8 जर्नी इनसाइड द एटम यू लर्न दैट एटम विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल आर स्टेबल। तो यहाँ पर चैप्टर 8 जर्नी ऑन इनसाइड द एटम हमारा चैप्टर 8 था। इसमें हमने पढ़ा था कि वैसा एटम जिसमें कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि वैलेंस शेल में इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एटम जो है वो स्टेबल होता है। इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल इज लेस दैन 8 दैन दे मे शेयर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल एंड बिकम स्टेबल। तो अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का 8 से कम होगा तो इस केस में क्या करते हैं, वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या लूज़ करते हैं या फिर आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, जिससे कि ये जो वैलेंसी वो गेन कर सके, यानी कि वो स्टेबल हो सके। इन दिस प्रोसेस एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में जो एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। दिस जनरली टेक्स प्लेस इन 2 वेज। तो ये जो प्रोसेस होता है ये 2 तरीके से होता है। पहला क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग करते हैं। शेयर अ फ्यू और ऑल ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम। तो यहाँ ये आपस में या तो कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे या फिर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी आपस में ये शेयरिंग करके जो वैलेंसी गेन करते हैं। दूसरा कौन सा तरीका है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। Transfer one or more of the valence electrons to another atom or accept one or more electrons from some other atom। तो यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पर एक ही या फिर एक से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे एटम से वो गेन कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्क होता है। When atoms combine, the total energy of the system becomes lower than the sum of the energies of the individual atoms, making the resulting arrangement more stable। तो जब एटम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो जो इंडिविजुअल एटम की एनर्जी के सम के सम से कम होता है। इससे क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है इसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। द फोर्स दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो वो फोर्स जिससे कि ये एटम्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं उसे हम केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब हम आगे केमिकल बॉन्ड के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड, सबसे पहला केमिकल बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड से कैसे होती है हम यहाँ पर देखेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं यहाँ देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो अब हम ये समझते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट को की शेयरिंग से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करेंगे तो किस तरीके से एलिमेंट मतलब मॉलिक्यूल के एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है उसके बारे में कंसिडर करना है। ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1, इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द के शेल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें सिर्फ एक ही के शेल से प्रेजेंट होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वहाँ पर भी देखा है। सिंस अ के शेल हैव
total of 2 electrons, it needs 1 more electrons to become stable। तो अब K शेल को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। K की मैक्सिमम कितनी है कैपेसिटी, 2 की कैपेसिटी है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 2, लेकिन अभी इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको, जिससे कि ये स्टेबल हो जाए। Thus the hydrogen atom shares 1 electron with another हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एज शोन इन फिगर। तो इसके लिए अब क्या करेगा, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास में जाएगा, बोलेगा भाई तुम मेरे साथ में शेयरिंग कर लो इलेक्ट्रॉन की। तो जिससे क्या होगा कि मेरे पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे भी हम लोग शेयरिंग करेंगे तो हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है कि ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है और ये आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, अब इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब दोनों ही आइटम जो है हाइड्रोजन का ये स्टेबल हो गया है। The shared pair of electron attract both the nuclei and makes the molecule stable। तो यहाँ पर ये जो शेयर्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, ये दोनों ही न्यूक्लियाई को अट्रैक्ट करते हैं और इससे मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। This type of interaction, however, atoms through a shared पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो एटम्स की शेयरिंग हो रही, इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इफ़ 2 एटम्स आर जॉइंड बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दे आर सेड टू बी जॉइंड बाय सिंगल बॉन्ड। तो अगर 2 एटम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं तो इनको सिंगल बॉन्ड से हम लोग ज्वाइन करते हैं। This is generally depicted by drawing a single line between the symbol of 2 atoms। तो यहाँ पर 2 एटम है, ये पहला एटम है हाइड्रोजन का, ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन का। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड से, एक सिंगल लाइन से इन दोनों के बीच में एक सिंगल लाइन यहाँ पर दिखला देंगे, तो यहाँ पर इसकी बॉन्ड की शेयरिंग यहाँ पर दिखलाई देती है इससे। लेट अस टेक द केस ऑफ अ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है। द क्लोरीन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो इस क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो आप देखोगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ईच क्लोरीन एटम रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए अब 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक और एटम की ज़रूरत, एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो क्या करेंगे ये लोग, A chlorine molecule is formed by the sharing of 1 electron each by 2 chlorine atoms as shown in figure 9.7। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, फिर से यहाँ पर दो क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन करेंगे और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड्स द 2 क्लोरीन एटम टुगेदर एज ए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जब शेयरिंग होगी तो यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम एक मॉलिक्यूल की तरह वर्क करेंगे और कंबाइन करेंगे। Since the 2 atoms that share 1 electron pair are said to be bonded by a single covalent bond, the chlorine molecule can be represented as Cl। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 2 एटम जो है यहाँ पर कंबाइन जब कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है, तो यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए जब हम लोग क्लोरीन को जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दूसरे क्लोरीन के पास में जाएगा, ये आपस में इससे बात करेगा, भाई एक इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए। तो ये क्या करेगा, ठीक है, बोलेगा ठीक है मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी है, 7 इसके पास में ये भी है। जैसे ही कंबाइन करेगा तो इसके पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर इन्होंने शेयरिंग कर लिया आपस में, तो यहाँ पर इसीलिए सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में हम इसको दिखलाते हैं। लेट अस एक्सप्लोर द बॉन्डिंग इन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्डिंग होती है उसे हम देखते हैं। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे जिसका एटमिक नंबर 8 होता है। यू कैन ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल इज 6। तो वैलेंस शेल में आपको 6 इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल में आपको 6 इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि इसको 2 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जिससे कि अपना
अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। तो इसके लिए क्या करेगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करेगा, जिससे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो आपस में कंबाइन करने के बाद में स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास में जाएगा, इसके पास में भी बेचारे के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब दोनों को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, 6 इसके पास में था। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, तो यहाँ पर शेयरिंग हो गई। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो लिखा हुआ है इन दिस केस द 2 एटम्स आर जॉइंड बाय 2 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय अ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 एटम्स जो है आपस में शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर ये जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे जब ड्राइंग में लिखेंगे तो ये पहला ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है। तो इसे हम डबल बॉन्ड से लिखेंगे, 2 यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर बनाया गया है, इससे पहले सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जब लिखेंगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, तो यहाँ जानने से पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग, just as atom share electron to form covalent bond, we too can share and care to build strong relationships with people around us। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, और जो इसकी बॉन्डिंग है उसको रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसी तरह से हम लोग भी आपस में शेयरिंग करके, चीज़ों की शेयरिंग करके जो है यूनिटी आपस में लेकर के आएंगे तो स्टेबिलिटी हमारे अंदर में भी आएगी, हम भी जो है कि स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वैसा ऐसा इसमें लिखा हुआ है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, अब देखते हैं कि शेयरिंग कितनी होती है, केयरिंग कितनी होती है। आज की डेट में आपस में तो शेयरिंग केयरिंग होती नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में बहुत अच्छी शेयरिंग करते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। अब आगे आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। इन द सेक्शन 9.41a यू लर्नड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स वेयर 2 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन। तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, एक एलिमेंट जब यहाँ पर बनता है तो यहाँ पर 2 एटम सेम एलिमेंट का कंबाइन होता है। अभी तक सेम एलिमेंट था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमने देखा, क्लोरीन क्लोरीन, सेम एलिमेंट का कम्बिनेशन हो रहा था। व्हाट हैपन्स इफ एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड। तो अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। लेट अस अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जिसमें कि हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बन रहा है। यू कैन डू इट बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो अब हमारे पास में पहला स्टेप क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स। तो सबसे पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। Calculate the number of electrons required by chlorine to complete its octet and by hydrogen to complete its duplet। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे, क्लोरीन में कितना है और हाइड्रोजन में कितना है, ताकि क्लोरीन जो है अपना डुप्लेट पूरा, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर सके और क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। यू मस्ट हैव noticed that atom of both hydrogen and chlorine needed 1 electron each to attain stable electronic configuration। तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को ही 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर सके। हाइड्रोजन को डुप्लेट बनाना है और क्लोरीन को ऑक्टेट बनाना है, तो इस केस में दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। हैंस बोथ द एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर दोनों एटम कंबाइन करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके हाइड्रोजन क्लोराइड
का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर एक नया मॉलिक्यूल बना जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहा गया और इसका इस तरीके से कॉम्बिनेशन होने के बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये ऑक्सीजन है, बेचारे के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये इस हमारे क्लोरीन अंकल जी हैं तो इनके पास में 7 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेंगे, आपस में वार्तालाप करेंगे और इसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। जैसे ही शेयरिंग करेंगे तो इनके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये अपना डुप्लेट पूरा कर लिए। इनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिए और ये स्टेबल हो गए। Since the hydrogen and chlorine atom in a hydrogen chloride molecule bond by sharing electrons, it is a covalent compound। तो यहाँ पर ये दोनों जो है हाइड्रोजन क्लोराइड जो मॉलिक्यूल बना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है हाइड्रोजन और क्लोरीन में। तो यहाँ पर इस तरह का जो कंपाउंड बना है इसको कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। ऑल्सो सिंस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, they are bonded by a single bond and it can be depicted as HCl। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है यहाँ पर एटम्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो है इन्होंने शेयरिंग की है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सिंगल बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन और यह है क्लोरीन और इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। You know that hydrogen and oxygen combine to form water। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन while ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है जबकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर पाएँ। How can oxygen share its 2 electron with another एटम दैट रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब हमारे पास में जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से आखिर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जबकि अगला जो भी एटम है जैसे हाइड्रोजन ही है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है लेकिन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो कैसे ही आपस में शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहाँ कैसे होगी। दिस इज़ अचीव्ड बाय 2 हाइड्रोजन एटम शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन ईच विथ एन ऑक्सीजन एटम। तो इस केस में कैसे होगा कि 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे एक ऑक्सीजन एटम के साथ में, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ये है पहला हाइड्रोजन एटम, इसके पास में भी बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। यह है दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसके पास में भी बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये है हमारे ऑक्सीजन एटम, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 यानी 6 एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इनको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन एटम से बात करेंगे कि तुम मेरे साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दो। दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास में जाएंगे, इनसे भी बात करेंगे प्लीज़ मेरे साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दो। तो ये दोनों जो है आपस में बात करने के बाद में यहाँ पर शेयरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही शेयरिंग हुई तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल गया। ये जो स्ट्रक्चर है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस हाइड्रोजन के साथ में हो गई, दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस हाइड्रोजन के साथ हो गई। तो अब इनका डुप्लेट पूरा हो गया, ये हाइड्रोजन साहब का भी डुप्लेट पूरा हो गया और ये जो हमारे पास में ऑक्सीजन जी थे इनका ऑक्टेट पूरा हो गया है। Thus the water molecule formed is represented by H2O। तो इस तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास में फॉर्म हुआ इसे हम H2O लिखते हैं, which indicates the presence of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom। तो ये जो H2O है ये हमें ये इंडिकेट करता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का 1 एटम इसमें प्रेजेंट है। ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी, यहाँ क्या लिखा है, एटम्स कैन रिलीज इनॉर्मस एनर्जी व्हेन देयर न्यूक्लियाई स्प्लिट और कंबाइन टू फॉर्म न्यू एलिमेंट। तो एटम जो है जब उनकी जब न्यूक्लियाई स्प्लिट होती है या फिर कंबाइन करके नया एलिमेंट बनाते हैं तो इस केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एटमिक और न्यूक्लियर एनर्जी एंड इट प्लेस अ वाइटल रोल इन मॉडर्न लाइफ। तो ये जो एनर्जी है इसे एटमिक या फिर न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं जो कि हमारी मॉडर्न लाइफ में वाइटल रोल प्ले करती है। बियॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन्स
साइंटिफिक रिसर्चेस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अलावा इसका यूज़ मेडिसिन में भी होता है, साइंटिफिक रिसर्च और स्पेस के एक्सप्लोरेशन में भी इसका यूज़ होता है। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स द थर्मल एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस प्रोड्यूसेस स्टीम that drives turbine and generate electricity, a cleaner alternative टू फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसमें थर्मल एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर रिएक्शन में के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। और यहाँ पर क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, स्टीम। यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन में स्टीम का जो स्टीम जब प्रोड्यूस होता है तो ये स्टीम क्या करता है, टरबाइन को ड्राइव करने का काम करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। साथ में यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर बनता है। अल्टरनेटिव हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिव हमारा फॉसिल फ्यूल यहाँ पर फॉर्म होता है। इन इंडिया साइंटिस्ट लाइक राज रमन made significant contribution in developing the nation's nuclear energy program and promoting its peaceful use for development। तो हमारे पास में साइंटिस्ट हैं राज रमना, इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है किस चीज़ में, जो नेशन में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है उसको डेवलप करने में और उसको प्रमोट करने में और उनके डेवलपमेंट में इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। नेमिंग कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड की नेमिंग कैसे होती है वो यहाँ देखेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नेम्ड बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो हर एक जो कंपाउंड है उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं तो उनको इंडिकेट करने के बाद में हमारा कोवेलेंट कंपाउंड का नाम हम लोग बताते हैं। टू नेम दीज कंपाउंड्स अ प्रीफिक्स सिस्टम इज यूज्ड to indicate the number of atoms of each element in the molecule। तो यहाँ पर जब नेमिंग होती है कंपाउंड की तो हम लोग एक प्रीफिक्स सिस्टम को यूज़ करते हैं जिससे कि हम ये इंडिकेट कर पाएँ कि यहाँ जो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, एक मॉलिक्यूल में हर एक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। द फर्स्ट एलिमेंट रिटेन्स इट्स रेगुलर नेम। तो पहला एलिमेंट जो होगा उसका रेगुलर नेम बताएगा। वाइल द सेकेंड एलिमेंट इट्स इन IDE। यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका जो एंडिंग देखोगे वो IDE से देखने के लिए मिलेगा। इसे हम आगे और देखेंगे। प्रीफिक्सेस, कुछ प्रीफिक्सेस का यूज़ होगा जैसे कि मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6। तो इसी तरीके से यहाँ पर 10 तक नंबर हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रीफिक्सेस का यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये जो है कितने नंबर ऑफ एटम इसमें प्रेजेंट हैं ये प्रीफिक्स ये बतलाएंगे। हाउएवर मोनो इज़ यूजुअली ओमिटेड फॉर द फर्स्ट एलिमेंट बट इट इज़ यूज्ड फॉर द सेकेंड एलिमेंट। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो वहाँ पर मोनो को ओमिट कर देंगे, जबकि सेकंड में एलिमेंट में अगर यहाँ पर आया तो इसके लिए यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। आगे देखेंगे तो यहाँ समझ जाएंगे हम लोग। फिलहाल जो लिखा है उसे देख लेते हैं। इन अ प्रीफिक्स, इफ़ अ प्रीफिक्स एंड्स विथ O और A and the element starts with a vowel, drop the last vowel। तो यहाँ पर लिखा है कि कोई भी प्रीफिक्स है अगर O से एंड कर रहा है या फिर A से एंड कर रहा है तो इस केस में जो एलिमेंट होगा वो जो अगर वॉवेल नाम से स्टार्ट होगा तो इस केस में जो लास्ट वाला जो वॉवेल होगा उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। जैसे यहाँ पर मोनो ऑक्साइड है और पेंटा ऑक्साइड है तो यहाँ पर क्या हो गया, लास्ट वाला जो है मोनो ऑक्साइड, मोनो के बाद में ऑक्साइड हम लोग अलग लिखेंगे तो मोनो और ऑक्साइड, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको जो है यहाँ से हटा दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पे भी है पेंटा, तो लास्ट में क्या आया, ए आया था और दूसरा में ऑक्साइड है तो ए को हटा दिया गया है तो ये बन गया पेंटा ऑक्साइड की जगह पे इसको कहा गया पेंटो ऑक्साइड। इफ़ द प्रीफिक्स एंड्स विथ आई कीप इट फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर जो प्रीफिक्स है अगर आई से एंड करता है तो इस केस में उसको एज इट इज़ रहने देंगे। जैसे डाई ऑक्साइड हो गया, ट्राई ऑक्साइड हो गया, तो इसी तरह से इसको छोड़ देंगे। एग्जाम्पल्स को अब हम देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। CO को हम लोग कैसे नेम देते हैं, इसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पर मोनो और ऑक्साइड हम लोग अलग अलग लिख सकते थे लेकिन मोनो ऑक्साइड इस तरीके से ना लिख करके एक O को एलिमिनेट कर दिया गया है और इसे हम इस तरीके से लिख रहे हैं मोनो ऑक्साइड।
उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बाद में पास में आते हैं तो इसे हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते थे, बेचारा एक कार्बन है तो हम लिख सकते थे मोनोकार्बन और 2 ऑक्सीजन है इसलिए हम लोग डाइऑक्साइड लिख सकते थे, लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते हैं। मोनोकार्बन डाइऑक्साइड ना लिख करके हम लोग इसको कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं। फिर CS2 के पास में आते हैं, इसको हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 सल्फर का एटम प्रेजेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड। PCl3 की बात करें तो इसे हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक फॉस्फोरस है और क्लोरीन का 3 एटम प्रेजेंट है। SF6 में आए तो इसको हम लोग सल्फर हेक्साफ्लोराइड कहते हैं, जिसका मतलब है हेक्सा का मतलब होता है 6, यानी कि इसमें 1 सल्फर और 6 फ्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट है। N2O4 में बात को देखें तो इसका नाम क्या है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसका मतलब होता है कि इसमें 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को हम लोग टेट्राऑक्साइड लिखते हैं, इसको टेट्रा ऑक्साइड नहीं लिखते हैं। TETRAOXIDE। तो यहाँ पर ये जो A है इसको हटा के इसको एलिमिनेट करके टेट्राऑक्साइड हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो लिखते टाइम इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है N2O5 को, इसका नाम क्या है, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। यहाँ पे भी पेंटा ऑक्साइड होना चाहिए लेकिन पेंटा ऑक्साइड नहीं लिख करके A को एलिमिनेट करके हम लोग इसको पेंटो ऑक्साइड लिखते हैं, यानी कि इसमें 2 नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। When hydrogen is the first element in the formula, no prefix is added before hydrogen irrespective to the number of its atoms। तो अगर हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है किसी फॉर्मूला में तो यहाँ किसी भी तरह का प्रीफिक्स हम लोग यहाँ पर ऐड हाइड्रोजन के पहले ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल H2S इज़ नेम्ड एज हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि H2S का नाम जब हम देंगे तो इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड लिखेंगे। यहाँ पर डाई हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं लिखते हैं। 2 हाइड्रोजन है तो हम लोग डाई हाइड्रोजन सल्फाइड लिख सकते थे, लेकिन हम लोग डाई हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रीफिक्स को हम लोग ऐड नहीं करते हैं अगर पहला जो एटम है वो हाइड्रोजन हो तो। अब लिखा है अ फ्यू बाइनरी कंपाउंड आर नोन ओनली बाय देयर कॉमन नेम्स। तो कुछ ऐसे बाइनरी कंपाउंड होते हैं जिनको हम उनके कॉमन नेम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O विच वुड यूजुअली बी नेम्ड हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। तो H2O की बात की जाए इसको तो यूजुअली इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इसको कॉमनली हम लोग वाटर के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं लिख करके हम लोग जनरली वाटर ही लिखते हैं। सिमिलरली NH3 इज़ एक्चुअली नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। तो यहाँ पर जो NH3 है ये एक्चुअली नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड है, लेकिन हम लोग नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड वर्ड को नहीं लिखते हैं। NH3 के लिए हम लोग अमोनिया ही वर्ड लिखते हैं, तो ये इसके कॉमन नेम से ही जाना जाता है। नाउ बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन अब कैसे होता है ये हम देखेंगे। इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम हैज़ लेस दैन 4 इलेक्ट्रॉन्स it would generally donate its valence electron to achieve a stable electronic configuration। तो यहाँ पर कोई वैलेंस शेल, एटम का कोई वैलेंस शेल है जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस केस में क्या करेगा, यहाँ पर या तो डोनेट मतलब अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिससे कि वो स्टेबिलिटी गेन कर पाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो स्टेबिलिटी गेन कर पाए। आइडेंटिफाई 4 सच एलिमेंट्स अमंग द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स बाय यूजिंग देयर electronic configuration given in table 8.4 of chapter 8 जर्नी इनसाइड द एटम। तो चैप्टर 8 में हमने टेबल 8.4 देखा था, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लिखा हुआ था। तो वहाँ पर से जो भी एलिमेंट है, पहला 18 एलिमेंट है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमें ध्यान रखना है और उसको आपको ध्यान में रखना है। एटम्स विथ मोर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट एन ऑक्टेट। यानी कि ऐसे एटम्स जिसके पास में 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं जिससे कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। यू आर फैमिलियर विथ सोडियम क्लोराइड हुज केमिकल फॉर्मूला इज NaCl। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में हम जानते हैं जिसे कि कॉमन सॉल्ट कहते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है। लेट अस टेक द बॉन्डिंग इन NaCl एज एन एग्जाम्पल। तो अब ये NaCl में किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग होती है इसके बारे में हम देखेंगे। द एटमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, इट्स वैलेंस
valence shell contains only one electron which can attain a stable electronic configuration after losing this वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का वो है 11। तो इसका जो वैलेंस शेल होता है इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका मतलब होता है इसको इलेक्ट्रॉनिक मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा। विल इट स्टिल बी न्यूट्रल आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन? तो एक इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज़ करेगा तो क्या फिर भी वो न्यूट्रल रहेगा? इफ़ नॉट वॉट चार्ज वुड इट कैरी एंड वाई? अगर ऐसा नहीं है तो वो कौन सा चार्ज कैरी करेगा और क्यों चार्ज कैरी करेगा? When sodium atom loses its valence electron, it becomes a positively charged species called a sodium cation, represented as Na+. तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को जब वो लूज़ करेगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको कि हम लोग कैटायन कहते हैं, और इसको हम लोग Na+ से लिखते हैं। It is so because it would have 11 protons and 10 electrons. तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास में 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ डायग्राम आपको दिख रहा है, ये सोडियम का एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। तो जैसे ही लूज़ करेगा तो यहाँ पर एक चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। On the other hand, the electronic configuration of chlorine atom shows that it has 7 valence electron. तो यहाँ पर क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इट कैन अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है आउटर मोस्ट शेल में, तो अब 7 इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ तो नहीं कर सकता है, तो इस केस में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को वो दूसरे एटम से गेन करेगा और तब स्टेबल हो जाएगा। आफ्टर गेनिंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज एंड इज कॉल्ड अ क्लोराइड एनायन। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन करेगा तो उसके पास में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके पास में एक और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसको कि हम लोग Cl- से रिप्रेजेंट करते हैं। Cl- है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है। तो ये जो है डायग्राम के फॉर्म में दिखाया गया है, ये क्लोरीन एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो जैसे ही गेन किया इस पर क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है। ये Cl- के फॉर्म में इसे इस तरीके से लिखा गया है। कैटायन एंड एनायन आर कलेक्टिवली कॉल्ड आयंस। तो कैटायन और एनायन को कंबाइंड वे में हम लोग आयंस के नाम से जानते हैं। वंस द सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर फॉर्म्ड, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू देयर ऑपोजिट चार्जेस। तो जब ये सोडियम और क्लोराइड के आयंस एक बनते हैं तो इस केस में क्या होता है, ये दोनों एक साथ में आते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर वर्क करता है, जिससे मतलब ये जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं ना, तो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जैसा कि फिगर में यहाँ पर दिखलाया गया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस दैट होल्ड देम टुगेदर इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ऑपोजिट चार्ज आयन के बीच में लग रहा है उसे हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो ये आपके पास में सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी शेयरिंग होगी, ये इसको डोनेट करेगा। तो जब ये इसको देगा तो यहाँ पर इसका जो है ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में क्या लिखा है, आयोनिक कंपाउंड्स यूजुअली डू नॉट रिमेन एज अ सिंगल यूनिट। तो आयोनिक कंपाउंड एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। दे फॉर्म 3-dimensional क्रिस्टल इन विच आयंस आर अरेंज्ड इन अ रिपीटिंग पैटर्न। तो ये जो है 3D क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें कि आयंस जो है वो रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। For example, in sodium chloride, each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ions. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें कि सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड जब में क्या होगा कि सोडियम आयन जो है वो 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड होगा। यहाँ पर सोडियम है, ये 6 क्लोराइड आयन के साथ में सराउंडेड होगा, जैसा कि यहाँ पर भी दिखाया गया है। ये जो ग्रीन वाला है ये क्लोरीन का आइटम आपको दिख रहा है
क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है वाइट वाला ये सोडियम का है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक सोडियम एटम जो है ये 6 क्लोरीन आयन से सराउंडेड होगा। तो एक हमारा एक सोडियम एटम ये वाला है, और ये 6 के साथ में सराउंडेड होगा। 2 यहाँ दिख रहा है, और बाकी के 6 भी इसी तरीके से, बाकी के जो 4 हैं वो भी इसी तरीके से अरेंज्ड होंगे। यहाँ पर 6 से सराउंडेड होगा। आगे लिखा है दीज ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर अरेंज्ड इन रेगुलर रिपीटिंग 3D पैटर्न नोन एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं ये रेगुलर रिपीटिंग 3D पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। The crystal structure is represented as a crystal lattice which with ions depicted as points or dots। तो यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि आयंस जो हैं वो पॉइंट्स या डॉट्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट हेल्प्स टू विजुअलाइज द अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन अ क्रिस्टल। तो इसकी वजह से जो क्रिस्टल में आयन का अरेंजमेंट होता है उसको हम विजुअलाइज कर पाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन हायर ग्रेड्स। तो हायर क्लासेस में हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। Some elements like sulfur have 6 electrons in their outermost shell and need to gain 2 electrons to complete their octet। तो कुछ एलिमेंट हमारे पास में है, जैसे कि सल्फर है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको 2 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है जिससे ये अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। When a sulfur atom gains 2 electrons, it acquires 2 units of negative charges and is represented as S2-। तो जब सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसके पास में 2 नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। जब 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे तो उसे हम इस तरीके से लिखेंगे S, और यहाँ पर इस तरीके से 2- लिख देंगे। आगे है नेमिंग आयोनिक कंपाउंड। अब कोई भी आयोनिक कंपाउंड है उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं वो यहाँ पर बतलाया गया है। In naming ionic compound, the name of the cation is written first, followed by the name of the anion। तो जब आयोनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं और उसके बाद एनायन का नाम लिखते हैं। नेम्स ऑफ सिंपल एनायंस एंड विथ IDE जनरली। तो मतलब ये सिंपल एनायन को जब हम लोग लिखते हैं तो इसका जो एंडिंग में हम लोग लिखते हैं सफिक्स, जब लिखते हैं तो सफिक्स में हम लोग IDE ऐड करते हैं। जनरली मेटल्स फॉर्म कैटायंस एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एनायंस। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं और नॉन मेटल्स एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर टिपिकली फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स कंबाइन विथ नॉन मेटल्स। तो जो आयोनिक कंपाउंड है जब मेटल नॉन मेटल आपस में कंबाइन करते हैं तब आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं, आयोनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं। सम आयंस आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स एंड आर कॉल्ड पॉली एटमिक आयंस। तो ऐसे यहाँ पे कुछ आयंस जो हैं वो एटम्स मतलब एक एटम या फिर मोर देन मतलब 1 या 2 एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के जो आयंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग पॉली एटमिक आयन कहते हैं। नेम्स ऑफ पॉली एटमिक आयंस जनरली डू नॉट एंड विद IDE। तो यहाँ पर जो पॉली एटमिक आयन की जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो पॉली एटमिक आयन का जो एंडिंग हम लोग लिखते हैं, सफिक्स हम लोग जो ऐड करते हैं वो IDE से एंड नहीं होता है। नेम्स फार्मूला एंड वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन आयंस आर गिवन इन टेबल 9.1। तो यहाँ पर हमारे पास में टेबल है जिसमें कि सारा नाम आपका फार्मूला के साथ में दिया हुआ है। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज करता है तो इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। लिथियम ये भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जैसे ही लूज करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी वैलेंसी हो गई 1। पोटेशियम ये भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूज करने के बाद एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये हो जाएगा K+, इसकी वैलेंसी 1। सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन को फिर से लूज किया तो Ag+, यानी कि वैलेंसी हो गई 1। कैल्शियम ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इसका जो वैलेंसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 और इसका फॉर्मूला हो जाएगा Ca2+। बेरियम फिर से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इसका फॉर्मूला Ba2+ हो जाएगा और वैलेंसी 2 हो जाएगा। आयरन फेरस
के फॉर्म में हम लोग इसको जब लिखते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा Fe2+ और वैलेंसी 2 हो जाएगा। आयरन, फेरिक वाला आयरन, तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिखते हैं Fe3+, यानी कि इसका जो वैलेंसी है वो 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। अब कॉपर की बात करें क्यूप्रस फॉर्म में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी और फॉर्मूला Cu+। फिर है कॉपर क्यूप्रिक वाला, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे Cu2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। मैग्नीशियम Mg2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, इसकी वैलेंसी 2। जिंक Zn2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन फिर से लूज़ कर रहा है, तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम Al3+, यानी 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। फ्लोराइड ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसीलिए इसका फॉर्मूला है Fe- और वैलेंसी क्या हो जाएगा 1। क्लोराइड तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Cl- वैलेंसी 1। ब्रोमाइड 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला है Br- वैलेंसी 1। आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो I- और इसका वैलेंसी 1। ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो ये हो गया फॉर्मूला O2- और वैलेंसी हो गया 2। और लास्ट में है सल्फाइड, जो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो गया S2- और वैलेंसी हो गई है 2। साथ में कुछ ऐसे पॉली एटॉमिक आयंस भी हैं, इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH-, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया है, इसकी वैलेंसी हो गई 1। नाइट्रेट NO3-, जिसकी वैलेंसी हो गई 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3-, जिसकी वैलेंसी हो गई है 1। कार्बोनेट CO3 2-, जिसकी वैलेंसी हो गई है 2। सल्फेट SO4 2-, जिसकी वैलेंसी हो गई है 2। अमोनियम NH4+, जिसकी वैलेंसी हो गई है 1। तो ये सभी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा वैलेंसी के साथ में, फार्मूला को वैलेंसी के साथ में हम लोग याद रखेंगे, ताकि हम लोग जब फार्मूला को बनाएंगे ना, तो वहाँ पर ये चीज़ें याद आए, मतलब यूज़ होंगी। राइटिंग केमिकल फार्मूला, अब केमिकल फार्मूला को हम लोग लिखने वाले हैं। जैसे ही फार्मूला हम लोग लिखेंगे, वहाँ पर ये सभी चीज़ें हम लोग जो आयंस के बारे में अभी पढ़े हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी। You have learnt earlier how to write the formula of compound by finding the number of electrons which can be shared or transferred। तो अब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग शेयर कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए सीखा है। There is yet another way to write the formula quickly। अब फॉर्मूला को क्विकली लिखने का एक और तरीका है, जिसे हम देखने वाले हैं। राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड का केमिकल फार्मूला हम लोग लिखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि सिंबल लिखना है। जो भी एलिमेंट है, कंपाउंड के जो एलिमेंट है, उसका सबसे पहले सिंबल हमें जानना होगा। जैसा कि हमने जो एलिमेंट्स जो टेबल 9.1 है, वहाँ पर सारी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के बारे में, उनके सिंबल्स के बारे में हमने देखा है, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। अब क्या करना है, क्रॉसिंग ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स एंड राइट देम एज सबस्क्रिप्ट आफ्टर द सिंबल ऑफ एलिमेंट। अब क्या करना है, जो भी वैलेंसीज है उनको कंबाइन करना है, क्रॉस ओवर वे में कंबाइन करना है, और उनके सिंबल के साथ में हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है, फॉर्मूला है हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हमें बनाना है। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है 1। वहीं वैलेंसी देखें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1 होती है। वैलेंसी अभी हमने तुरंत देखी है, तो ये वैलेंसी 1 है। और उसके बाद जब फॉर्मूला लिखेंगे तो जस्ट क्रिस क्रॉस वे में हम लोग लिख देंगे। यानी फॉर्मूला क्या हो गया इस कंपाउंड का H1 और Cl1 हम लोग लिखते हैं, लेकिन 1 जो है उसको लिखते नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ इसको निगलेक्ट करके लिखते हैं HCl। ये फॉर्मूला क्या हो गया इस कंपाउंड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया HCl। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ द वैलेंसी इज़ 1 आफ्टर क्रॉसिंग अदर इट इज़ नॉट रिटन। तो अगर 1 वैलेंसी है तो हम इसको लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बनाना है। तो सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का S होता है, सल्फाइड के लिए क्या होता है S लिखते हैं हम लोग। वैलेंसी हाइड्रोजन का 1 है और सल्फाइड पर 2- हमने लिखा था, अभी हमने तुरंत देखा था ये वैलेंसी। तो S का सल्फर का यहाँ पर होता है 2। अब इसको क्रिस क्रॉस वे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये H2 और ये S1। तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S।
अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे। कार्बन का सिंबल होता है C और क्लोरीन का होता है Cl। अब वैलेंसी कार्बन का 4 होता है, क्लोरीन का 1 होता है। अब क्रिस क्रॉस वे में लिखेंगे तो C1 और Cl4 होगा। अब 1 को हम लिखते नहीं हैं तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, CCl4। तो ये ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला हो गया CCl4। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो कैटायन का जो सिंबल होगा सबसे पहले उस सिंबल को हम लोग लिखेंगे, और जो भी सिंबल अनायन का होगा उसके कैटायन और अनायन दोनों का सिंबल को हम लोग लिखेंगे। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं हम लोग कैटायन अनायन के सिंबल्स को, और उसके बाद में उसके चार्जेस को लिखेंगे और सिंबल्स को मतलब सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद जैसे हम लोग क्रॉस ओवर किए थे वैसे ही क्रॉस ओवर करेंगे, और उसके बाद में हम लोग केमिकल फॉर्मूला बना लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। सिंबल हमारे पास में है कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमें बनाना है। तो कैल्शियम के लिए सिंबल क्या होता है Ca, क्लोरीन के लिए सिंबल होता है Cl। कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है 2+, और क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1-। अब हमने ये लिख लिया सब कुछ, अब इसको क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो ये हो गया Ca1- और Cl2+। तो यहाँ 1- को हम लोग लिखते नहीं हैं, तो ये हो गया फॉर्मूला क्या बन गया कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। यहाँ क्या लिखा है, 10 इन कैल्शियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड आयंस। तो यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड में 2 क्लोराइड आयंस हैं, और हर एक कैल्शियम मतलब 2 क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो भी होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, और यहाँ पर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है, अब फिर से फॉर्मूला बनाया गया है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो एल्युमिनियम के लिए फॉर्मूला होता है Al, ऑक्सीजन के लिए फॉर्मूला होता है O। और चार्ज की बात करें तो एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर 2- चार्ज होता है। अब क्रिस क्रॉस कर लेंगे तो Al2- और O3-। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस साइन को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला हो गया Al2O3। फॉर्मूला हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का। फिर दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का O होता है। चार्ज मैग्नीशियम पर +2 है और ऑक्सीजन पर -2 है। क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या, Mg2- Mg2+। अब यहाँ पर दोनों ही Mg2 और Mg2 यहाँ पर हो गया। तो इस केस में इसको सिंप्लीफाइड वे में हम लोग Mg2O2 नहीं लिख करके सिर्फ MgO लिखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा MgO। This method can also be used to write formula of compounds of metals with other polyatomic ions such as calcium carbonate। तो यहाँ मेटल का जो फॉर्मूला होता है, मेटलिक कंपाउंड्स होता है, उसका फॉर्मूला भी लिखने के लिए इस मेथड का यूज़ हम लोग करते हैं। फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वी राइट द सिंबल ऑफ द कैटायन फर्स्ट। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कैटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद में जो भी सिंबल होगा एनायन का उसका नाम लिखते हैं, और उसके जो चार्जेस होते हैं फिर से इसको क्रिस क्रॉस के वे में करके हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर फार्मूला बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, कार्बोनेट का होता है CO3। और बात करें चार्ज की तो Ca पर चार्ज होता है 2+ और यहाँ पर होता है 2-। अब यहाँ पर फॉर्मूला हमें बनाना है, तो ये फॉर्मूला क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, Ca पर 2 चार्ज 2- हो गया और CO3 पर 2+ हो गया। तो अब यहाँ पर फिर से प्लस और 2+ और 2- है, दोनों इक्वल यहाँ पर चार्जेस हैं, तो हम लोग इस 2+ और 2- को नहीं लिखेंगे, तो ये सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। अब आते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। तो मैग्नीशियम के लिए सिंबल होता है Mg, हाइड्रोक्साइड के लिए OH। चार्ज होता है मैग्नीशियम पर +2 और हाइड्रोक्साइड पर चार्ज होता है -1। तो अब इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा Mg1OH 2+। तो 1 तो लिखते नहीं हैं, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, MgOH का होल 2। अब यहाँ पर O पर 2 और H पर 2 हम लोग नहीं लिखेंगे, ये होल, ये पूरा दोनों साथ में कंबाइंड है, तो यहाँ पर OH का होल 2। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। Thus, the magnesium hydroxide, there are 2 hydroxide ions
फॉर ईच मैग्नीशियम आयन, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं हर एक मैग्नीशियम आयन के लिए। वी यूज ब्रैकेट्स when we have 2 or more polyatomic ions of the same type in formula। तो इस केस में हम लोग अगर सेम टाइप का फॉर्मूला है तो इस केस में हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इन द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिवन बिलो, द ब्रैकेट अराउंड OH with a subscript 3 indicate that there are 3 hydroxide ions bound to 1 aluminium ion। तो अभी जो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे इसके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, तो सबसे पहले सिंबल होता है एल्युमिनियम का Al, हाइड्रोक्साइड के लिए होता है OH। चार्ज कितना होता है एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड पर 1- चार्ज होता है। अब क्रिस क्रॉस करेंगे तो Al 1 हो जाएगा, OH 3+ हो जाएगा। अब ये OH हमारा एक कंपाउंड एक साथ में है तो हम इसको साथ में लिखेंगे OH का होल 3। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया Al OH का होल 3। ये फॉर्मूला इस तरीके से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हो गया। इसी तरह से एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाया गया है। सिंबल लिखेंगे, एल्युमिनियम के लिए फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है Al, सल्फेट के लिए सिंबल होता है SO4। चार्ज की बात करें तो एल्युमिनियम का चार्ज होता है 3+ और सल्फेट पर चार्ज होता है 2-। अब फॉर्मूला बनाएंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो Al2SO4 का होल 3 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया Al2SO4 का होल 3। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड द कोवेलेंट कंपाउंड। तो अब आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, पहले इसमें क्या बतलाया गया है, कलेक्ट द सैंपल ऑफ सम कंपाउंड सच एज कैम्फर, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, शुगर एंड नेप्थलीन। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड के सैंपल्स आपको लेने हैं, जैसे कि कैम्फर, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, शुगर, नेप्थलीन, इनके कंपाउंड्स आपको लेने हैं। और उसके बाद में इसका क्या करना है, सॉल्युबिलिटी इसकी चेक करनी है, वाटर में ये सॉल्युबल है कि नहीं, केरोसिन में सॉल्युबल है कि नहीं, पेट्रोल में सॉल्युबल है कि नहीं। ट्राई डिजॉल्विंग ईच सैंपल सेपरेटली इन वाटर, केरोसिन एंड पेट्रोल। उसके बाद में अलग अलग आपको सेपरेटली इसको इन सब में सब्सटेंसेस में डिजॉल्व करके देखना है और आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको रिकॉर्ड करना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन वाटर, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपनी सेफ्टी का आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद में आगे वर्क करेंगे। लिखा क्या हुआ है, डो नॉट टच द इलेक्ट्रोड व्हेन दे आर कनेक्टेड टू द बैटरी बट यूज़ एज लो वोल्टेज बैटरी टू अवॉइड द रिस्क ऑफ शॉक। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोड्स होंगे, जब बैटरी से ये कनेक्टेड नहीं तो आप उसको छुएंगे नहीं, तो यहाँ पर किसी तरह का आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसलिए आपको ऐसा करने के लिए कहा गया है। पेट्रोल एंड केरोसिन आर फ्लेमेबल लिक्विड, सो बी केयरफुल वाइल वर्किंग विद देम। तो ये जो है फ्लेमेबल होते हैं, आग लग जाता है, इसलिए जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ध्यान रखेंगे। अब 4th स्टेप में आते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम, तो यहाँ पर क्या करना है, 2 कार्बन, टेक 2 कार्बन और मेटल इलेक्ट्रोड एंड इंसर्ट देम इनटू अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड बाय ड्रिलिंग इनटू द होल। तो यहाँ पर 2 कार्बन का मेटल लेना है, 2 कार्बन या मेटल का इलेक्ट्रोड लेना है और उनको कार्डबोर्ड के एक पीस में इंसर्ट करना है, एक होल ड्रिल करके उसके बाद इसको इंसर्ट करना है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखलाया गया है। ये है कार्डबोर्ड और उसमें इसको इंसर्ट किया गया है। Connect one end of each electrode to the terminus of 9-volt battery and to the light bulb। तो यहाँ हर एक इलेक्ट्रोड को 9 वोल्ट के बैटरी से और साथ में एक लाइट बल्ब से कनेक्ट करना है। यहाँ पर ये पहला इलेक्ट्रोड है, इसको 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ये दूसरा साइड है, इसको लाइट और साथ में 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। टेस्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ईच सॉलिड सैंपल एंड ऑब्जर्व वेदर द बल्ब ग्लोस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सॉलिड की, उसको आपको टेस्ट करना है। यहाँ पर फिल करेंगे, अलग अलग सब्सटेंसेस आप फिल करेंगे और उसके बाद देखना है कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड करेंगे। Test the electrical conductivity of each sample dissolved in water by transferring the solution to the beaker one at a time and observing whether the bulb glows। तो वही लिखा है फिर कि हर एक बार सब्सटेंसेस को आप चेंज करेंगे और बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस विद अदर सैंपल्स, जितने भी सैंपल हैं उनके साथ में अपने ऑब्जर्वेशंस को आप रिकॉर्ड करेंगे और उसे इसमें इस तरीके से फिल करेंगे।
ग्रुप द कंपाउंड शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज लिस्टेड इन टेबल 9.2। तो इस टेबल में आप लिखेंगे कि कौन कौन सा कंपाउंड सिमिलर प्रॉपर्टी को शो किया है, यानी बल्ब ग्लो किया है। कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें कि बल्ब ग्लो कर रहा होगा, कुछ में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा होगा। तो जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले होंगे उसको एक साथ में ग्रुप करना है। Ionic compounds like sodium chloride and copper sulfate are generally soluble in water but insoluble in solvents such as kerosene and petrol। तो यहाँ पर जो आयोनिक कंपाउंड है जैसे कि सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट है, ये जनरली वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन ये जो है जो जितने भी दूसरे सॉल्वेंट हो गए जैसे केरोसिन पेट्रोल हो गए, इन सब में ये सॉल्यूबल नहीं होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड सच एज कैम्फर एंड नेप्थलीन आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन केरोसिन एंड पेट्रोल। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है जैसे कि कैम्फर हो गया, नेप्थलीन हो गया, ये सभी जो है वाटर में तो नहीं घुलते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में ये लोग घुल जाते हैं। Ionic compounds do not conduct electricity in the solid state because their ions are held in fixed positions by strong forces। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो इनके आयंस होते हैं ये फिक्स्ड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ फिक्स्ड पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आयंस मस्ट बी फ्री टू मूव which occurs only when the ionic compounds such as sodium chloride and copper sulfate are dissolved in water। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आयंस जो हैं उनको आयन को मूव करना चाहिए। आयन की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, इस तरह के आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पर साथ में जब ये फॉर्मेशन होता है तब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ऑन द अदर हैंड सम कोवेलेंट कंपाउंड सच एज शुगर आर सॉल्यूबल इन वाटर बट डू नॉट प्रोवाइड आयंस इन सॉल्यूशन एंड देयरफॉर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर दूसरे कोवेलेंट कंपाउंड की बात हो रही है, जैसे कि शुगर हो गया, ये जो है वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और इसी वजह से इसमें आयन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और जब आयन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ये लोग कंडक्ट नहीं करेंगे। अदर कोवेलेंट कंपाउंड सच एज कैम्फर एंड नेप्थलीन ऑल्सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो दूसरे कोवेलेंट कंपाउंड जैसे कि कैम्फर हो गया, नेप्थलीन हो गया, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, कि आप रीज़न दे सकते हैं। प्रेडिक्ट whether ionic and covalent compound would conduct electricity in the molten state। तो यहाँ पर आपको प्रेडिक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं क्या ये मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। Ionic compounds generally have high melting and boiling points due to strong interatomic interactions, whereas covalent compound usually have low melting and boiling points। तो जो ionic compound होते हैं इनकी generally high melting और boiling point होती है, क्योंकि इनके बीच जो inter ionic attraction होता है वो strong होता है, जबकि covalent compound की जो melting point और boiling point होती है वो usually low होती है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे हम फाइंड करेंगे। सिंस यू नो द फॉर्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड यू कैन फाइंड द मास ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स बाय सिंपली एडिंग अप द मासेस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन देम। तो अब फॉर्मूला आप जानते हैं कोवेलेंट कंपाउंड का, तो आप उसके जो मासेस है, मॉलिक्यूल का मास आप लोग फाइंड करके सिंपली उनके मासेस को ऐड करके उनका फॉर्मूला आप लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपके पास में एग्जाम्पल दिया है, मॉलिक्यूलर मास आपके पास में वाटर का H2O उसका फॉर्मूला होता है, तो इसका एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो एटॉमिक मास सबसे पहले हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16U होता है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे, तो हाइड्रोजन H2 है, तो दो हाइड्रोजन है तो 1U × 2, और ऑक्सीजन अकेला ऑक्सीजन है तो 16U × 1, तो ये हो गया 18U।
इस तरीके से हम लोग एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। दूसरा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का हमें फाइंड करना है। तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12U होता है, ऑक्सीजन का 16U होता है। तो अब मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे, तो कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो इसका मास कितना होता है 12U इंटू 1। ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16U इंटू 2। तो ऐड करेंगे, ये हो गया 44U। यू हैव लर्न इन सेक्शन 9.4.2 दैट द आयोनिक कंपाउंड द आयंस फॉर्म 3D क्रिस्टल्स। तो यहाँ आयोनिक कंपाउंड में जो आयंस होते हैं वो 3D क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, 3D क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड करेंगे। इन आयोनिक कंपाउंड्स द collection of the simplest whole number ratio of ions is termed as the formula unit। तो यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर का जब रेशियो हम लोग लेते हैं तो उसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। द मास ऑफ ए फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड द फार्मूला यूनिट मास। तो यहाँ पर फार्मूला यूनिट के मास को हम फार्मूला यूनिट मास कहते हैं। तो फार्मूला यूनिट मास हम जब सोडियम ऑक्साइड का फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Na2O। तो एटॉमिक मास सोडियम का 23 होता है, 23U होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। तो फार्मूला निकालेंगे, फार्मूला यूनिट मास निकालेंगे Na2O का। तो यहाँ पर कितना होता है, सोडियम का मास कितना है 23U है, और कितना सोडियम है, 2 सोडियम प्रेजेंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका मास होता है 16U, और कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 62U। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला यूनिट मास आपको कैल्शियम नाइट्रेट का फाइंड करना है। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CaNO3 तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40U, नाइट्रोजन का मास होता है 14U, और ऑक्सीजन का मास होता है 16U। अब हम लोग फार्मूला यूनिट मास फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कैल्शियम है, कैल्शियम कितना, कैल्शियम है 1, तो कैल्शियम का मास होता है 40U, और अकेला कैल्शियम है तो 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। प्लस यहाँ पर बात करें, अब अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास कितना है 14U, तो 14U कितना नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, तो 14U इंटू 1। और साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16U, ये 16U है, और कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, ये 3 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई किया गया है। और साथ में ये होल 2 यानी सबका होल 2 है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसका होल 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, पूरे टर्म को होल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 164U, यानी फार्मूला यूनिट मास CaNO3 होल 2 यानी कैल्शियम नाइट्रेट का 164U होता है। Understanding atoms, molecules and chemical bonding reveals the hidden science behind everything we use and consume each day. It shows how tiny atoms combine to build the universe we live in। तो हम लोग अब तक क्या समझे कि जो एटम है, मॉलिक्यूल है और केमिकल बॉन्डिंग है, इन सब के बारे में हमने देखा। तो ये सभी क्या करते हैं कि हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है उसमें कौन सा साइंस कहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है, उसके बारे में ये हमें बतलाता है। तो इसका मतलब है कि जितने भी एटम्स हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा यूनिवर्स टाइनी एटम के कॉम्बिनेशन से बना है, इससे हम समझ सकते हैं। तो अब तक इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, देखते हैं। एट अ ग्लांस में क्या लिखा है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें ना मास क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट है, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, नो मैटर हाउ इट इज़ फॉर्म्ड और फ्रॉम वेयर इट इज़ ऑब्टेन्ड, इट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। तो यहाँ पर एक कंपाउंड जो है वो हमेशा सेम एलिमेंट इसमें क्या होता है कि सेम एलिमेंट कंबाइन कर फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है, और ये इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कहाँ और कैसे कंबाइन हुआ है। इसे हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन कहते हैं। अगला पॉइंट है, अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन एटम दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन किया गया है कि ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस, एक न्यूट्रल एंटिटी है जिसमें कि एक से ज़्यादा एटम्स
प्रेजेंट होते हैं और ये जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी शो करते हैं। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स टू बिकम स्टेबल। यहाँ पे एटम्स जो हैं ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल, एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल को बनाते हैं। कोई एलिमेंट हो गया या कंपाउंड हो गया, उसके मॉलिक्यूल को ये बनाने का काम करते हैं जिससे कि ये स्टेबल हो पाए। एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो जितने भी एटम्स हैं जब कंबाइन करते हैं तो एक दूसरे के साथ एक फोर्स के थ्रू ये जॉइंट होते हैं, उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड के नाम से हम जानते हैं। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। तो यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसके थ्रू आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वेयर वन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायंस एंड एनायंस। तो इस केस में एक एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। इस वजह से कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कोवेलेंट कंपाउंड रिप्रेजेंट द एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। तो केमिकल फार्मूला, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है उसका केमिकल फार्मूला ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें जो एलिमेंट है और नंबर ऑफ कितने एलिमेंट और कितने नंबर ऑफ एटम्स इस एलिमेंट में प्रेजेंट हैं ये बतलाता है। The chemical formula of an ionic compound represent the simplest whole number ratio of atoms of different element present in it। तो एक कोई भी आयोनिक कंपाउंड है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या बतलाता है, वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बतलाता है कि उसमें कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। Molecular mass is the total mass of a molecule calculated by adding the atomic mass of all the atoms constituting it। तो molecular mass क्या होता है, एक molecule का total mass होता है जिसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी atomic mass हो गए, जितने भी atoms उसमें present हैं उनके atomic mass को हम add करके इसे कैलकुलेट करते हैं। Formula unit mass of an ionic compound is the sum of atomic masses of all atoms present in the formula unit। तो formula unit mass क्या होता है, तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड होता है उसका जो एटॉमिक मास का सम जब हम लोग निकालते हैं, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं तो उसकी सम को जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला यूनिट हमें फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस इज़ एन आयोनिक कंपाउंड, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।